ठीक है, तो देखिए क्लास लाइव है ना, और क्लास लाइव है। जो हम लोग टॉपिक कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, उसी से संबंधित क्या है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन होगा आज गुप्त वंश से। हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको मिले जो पढ़े भी होंगे, और कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो नहीं भी बताया गया होगा, फिर भी यहाँ उसका क्या जिक्र हो जाएगा, तो आप सबको पता चल जाएगा। तो तुरंत जो है क्लास को क्या करिए, एक बार फिर से शेयर करिए, और सब लोग जुड़ जाइए, जितने लोग अभी यहाँ हैं, बाकी और ग्रुप में भी शेयर कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। और आज का जो क्वेश्चन है वो पहला वाला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर ही है। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? गुप्तकालीन शासन शासन जो प्रणाली है वो किस प्रकार की थी, ये आपको बताना है। अब आप बताएंगे कि कैसी थी, ये जानना है। कुछ अजीब सा लग रहा है क्या क्वेश्चन? कैसी थी भाई? हम्म। देखिए, गुप्तकालीन जो प्रणाली थी वो कैसी थी? राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, इनमें से कोई वही नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है। जो गुप्तकालीन प्रणाली थी वो राजतंत्रात्मक थी, ठीक ना। राजतंत्रात्मक का मतलब हो गया राज, एक राजा, हाँ राज, वो ऐसा था। लोकतंत्रात्मक नहीं थी, ठीक है। लोकतंत्रात्मक का मतलब लोकसभा, मतलब जैसे आज के टाइम पे चल रहा है, ठीक है ना, लोकतंत्र। तो ऐसा नहीं था, वो कैसे थी? राजतंत्रात्मक जो है शासन प्रणाली थी। कैसी? गुप्त काल की जो शासन प्रणाली थी, जो गुप्त काल में क्या चल रहा था, शासन चल रहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ, उसका नाम लिखा गया है को कुओकी में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? देखिए, अब आप ये सोच रहे होंगे कि फाहियान के द्वारा जो रचित है फो कुओकी, ये इसका क्या है, ग्रंथ है, जो किस भाषा में लिखा गया है? वो चीनी भाषा है, ठीक है ना, चीनी भाषा है, उसमें उसने लिखा है। और कह रहा कि उसमें किसका विवरण नहीं है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का, बौद्ध राज्यों का, गौतम बुद्ध के उपदेशों का, बौद्ध मंदिर स्तूपों एवं विहारों का। अब आप वही वही लग रहा होगा ना कि भाई ये कैसे क्वेश्चन बन गए हैं, जैसा ये सब बताया नहीं गया था, है ना। आप तो आप तो केवल क्या पढ़े हैं? हम्म। आप किसका भैया? बौद्ध के राज्यों का क्या था, विवरण नहीं था, बाकी सबका था। जो बौद्ध राज्य है इनका विवरण नहीं, बौद्ध धर्म के सिद्धांत वहां उसमें थे, ठीक है ना। वो गौतम बुद्ध के उपदेशों का भी उसमें संकलन है। और क्या है, बौद्ध मंदिर स्तूप इन बिहार इन सबका क्या है उसमें वर्णन किया गया है, लेकिन इसका बौद्ध राज्यों का वर्णन नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, धन्वंतरी कौन थे? अब ये तो आपको बता लेना चाहिए, कौन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, धन्वंतरी कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के विख्यात जनरल थे। हाँ, विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न में से एक प्रसिद्ध क्या थे? चिकित्सक थे। आपको पता है ये क्या थे? आयुर्वेदाचार्य थे। आयुर्वेद के जो खोजकर्ता हैं ये धन्वंतरी ही हैं। आयुर्वेद से जो इलाज होता है, ये क्या थे? चिकित्सक थे, चिकित्सक, ठीक है ना। ये कह रहे हर्ष के समय में एक प्रसिद्ध नाटककार थे। अशोक के राज्य राज्य दरबार में संगीतज्ञ थे। अच्छा, वो पिछला जो क्वेश्चन गया क्या था? बौद्ध राज्यों का नहीं, गौतम बुद्ध के उपदेश इसमें नहीं है, ये सही है। क्या नहीं है ना, ये सही है। इसमें गौतम बुद्ध के उपदेशों का संकलन नहीं है भैया, बाकी सब है किसकी, उसकी पुस्तक में। ये हमसे गलत हुआ है, ठीक है ना, माफी चाहते हैं। ये क्या है, गौतम बुद्ध के उपदेशों का संकलन वहां नहीं था, उसमें उसका वर्णन नहीं किया गया, बाकी सब का वर्णन है, ठीक। अगला वाला क्वेश्चन तो आप जान ही रहे कौन से, धन्वंतरी का था। अगला प्रश्न, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्नलिखित में से कौन सा है? अब ये तो आपको बता देना चाहिए, ये तो हम आपको पढ़ा चुके हैं। कह रहा है गुप्त काल में का सबसे सर्वोत्कृष्ट, उत्कृष्ट
मंदिर कौन सा था निम्न में से? भीतर गांव का मंदिर, यह भी आपको बताएं, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, और क्या है, तिगवा का विष्णु मंदिर। जानिए, ये था देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो किस किस देवता की मूर्ति है, किस भगवान की? भगवान विष्णु की। किसकी है? विष्णु भगवान की। यहाँ क्या है? मूर्ति। समझ रहे हैं ना? ये पढ़े हैं कि नहीं पढ़े आप? ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ है? अब आप ये देख रहे होंगे वहां संख्या दिया गया है ना? हाँ देखो, इसमें संख्या दिया गया है। ये संख्या का मतलब है गुफा नंबर, गुफा संख्या। तो कौन सी गुफा का निर्माण गुप्त काल में हुआ है, ये जानना है। नहीं जानते हैं, जानेंगे हम लोग, यही जानेंगे। वो क्या है? 14, 15 एवं 16, 2, 3 एवं 4, 16, 17 एवं 19, और कह रहा सभी गुफा। सभी गुफा वहां गुप्त काल में नहीं, ये थे 16, 17 एवं 19 जो ये गुफा है, मतलब गुफा नंबर 16, गुफा नंबर 17 एवं 19, इन्हीं का जो है निर्माण किसमें हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार में जुड़े थे? ये अमर सिंह जो हैं, अमर सिंह, ये नवरत्न में एक रत्न थे। जो नवरत्न था गुप्त काल में किसी शासक के शासन काल में, कौन था भाई? उसी नवरत्न में से एक रत्न अमर सिंह भी थे। ठीक है ना? किस अमर कोश की इन्होंने रचना की थी? अमर कोश का मतलब होता है जैसे हिंदी का क्या, डिक्शनरी। ठीक है ना? वो चंद्र कह रहे समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इन्हीं के ही दरबार में क्या रहते थे? नवरत्न रहते थे। क्या रहते थे भाई? नवरत्न रहते थे। और किसके दरबार में नवरत्न रहते थे? अगर मान लीजिए इसके अलावा और किसके दरबार में? अकबर के, वो मुगल शासक अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे। और 8 अष्ट दिग्गज, अष्ट दिग्गज किसके दरबार में? कृष्ण देव राय। किसके भाई? कृष्ण देव राय। और अगर अष्ट प्रधान, ये शिवाजी के दरबार में। मराठा शासक, ये जो है कहां के? विजयनगर साम्राज्य। ये अष्ट का मतलब 8 दिग्गज, दिग्गज का मतलब लोग थे, इनको दिग्गज कहा गया। और अष्ट, अष्ट का मतलब 8, वही। और प्रधान का मतलब व्यक्ति, जो सभी व्यक्तियों में सबसे प्रधान व्यक्ति थे, 8 लोग, उनको नियुक्त किए थे शिवाजी अपने यहाँ। अष्ट दिग्गज कृष्ण देव राय। 9 लोगों को किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और कौन? अकबर ने। ठीक, आगे। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? 319 में ही एक चला था क्या? गुप्त संवत, है ना? गुप्त संवत चला था, वही देखो यहां लिखा भी है। तो गुप्त संवत जब चला तो किसके टाइम पे चला? चंद्रगुप्त प्रथम। इन्हीं को क्या कहा जाता? चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक। बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं? अभी आपको लग रहा है कि कुछ पढ़ा लिखा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिलेगा भाई। एक दो प्रश्न ऐसे होंगे जो जरूरी नहीं कि जो हमने पढ़ाया बिल्कुल वहीं से सब कुछ वही मिल जाएगा। और गुप्त वंश, अच्छा गुप्त वंश क्या संस्थापक कौन था? वो संस्थापक कौन था भाई? श्री गुप्त था, श्री गुप्त था। अंतिम शासक कौन था गुप्त वंश का? अंतिम शासक वो था विष्णु गुप्त। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन देखिए। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में करवाया था? अभी इससे पहले ये प्रश्न आप पढ़ चुके हैं भाई। उसने क्या करवाया? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, शकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में, हूणों को परास्त करने के उपलक्ष्य में, इनमें से कोई नहीं। अच्छा जी, ठीक है ठीक है।
बताते रहिए, बहुत बढ़िया है। आप लोग बताएंगे तभी तो हमको लगेगा कि हाँ सही बता रहे हैं गलत बता रहे हैं, कैसे पता चलेगा? तो कमेंट, कमेंट आप लोगों का आना चाहिए, जवाब आना चाहिए, तभी तो जानकारी होती है भैया। जी सबका कमेंट भी आ रहा है। धीरज यदुवंशी कौन है यहाँ? अच्छा धीरज अपने यहाँ, अच्छा ठीक है। चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत का शुरुआत कब कब मतलब भाई क्यों किया, कैसे किया, कारण क्या था, किस उपलक्ष्य में किया? अपने राज्यरोहण के स्मारक के रूप में। स्मारक का मतलब होता है याद, यादगार। ठीक है, अपने राज्यरोहण का मतलब होता अपना, जब वो अपना राज्य स्टार्ट किया, जब वो सिंहासन पर बैठा, जब उसने अपना राज्याभिषेक किया, तो कब किया था? 319 ईस्वी में। श्री गुप्त के मरने के, तो यही 319 से ही शुरू होता है क्या? गुप्त संवत। समझ पा रहे हैं? अगला क्वेश्चन देखिए, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिशेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो अब ये सब प्रश्न तो आपको एकदम बिल्कुल जानना चाहिए कि प्रयाग प्रशस्ति लेख का संबंध है किससे है, किस राजा से है? समुद्र गुप्त से। और इन्हीं की क्या की गई उसमें प्रशंसा, समुद्रगुप्त की क्या की गई है? प्रशस्ति मतलब प्रशंसा। कहां? प्रयागराज में एक जो है क्या है, अभिलेख है, जिसको किसने लिखा है? हरिसेन। हरिसेन क्या था उस समय? दरबारी कवि था। और ये किसके दरबार में रहता था? तो समुद्रगुप्त के। ठीक है ना? किसके? ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही। बात समझ रहे हैं ना? आगे चले अगले क्वेश्चन पर। जी अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता? क्लासिकल युग क्यों कहा जाता? अंग्रेजी का शब्द है, ठीक है ना? तो क्लासिकल का मतलब क्या हुआ? कुछ स्पेशल चीजें रही होंगी ना, क्लासिक कहते हैं ना, क्लासिक कुछ अच्छी चीजें रही होंगी। क्लासिकल युग क्यों? व्यापार में अभूतपूर्व प्रगति के कारण, कला एवं साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण, या प्रचुर मात्रा में स्वर्ण सिक्के चलाने के कारण, या उपरोक्त सभी के कारण? भाई प्रचुर का मतलब होता बहुत अधिक मात्रा में क्या चलाना? सोने के सिक्के। तो क्या ये बहुत अधिक मात्रा में चलाए थे? नहीं चलाए थे ना, चलाए थे लेकिन बहुत अधिक मात्रा में नहीं। किसके टाइम पे चला था सबसे ज्यादा सोने के सिक्के? हैं? कुषाणों के टाइम पे शुद्ध चला था ना। हाँ सबसे अधिक, अच्छा हाँ सबसे अधिक यही चला था, सबसे शुद्ध सोने के शुद्ध सिक्के, शुद्ध सिक्के। हाँ वो किसके टाइम पर चला था? कुषाण ना। जी कुषाण, कुषाणों के द्वारा चलवाया गया था। तो प्रचुर मात्रा में सोने के सिक्के चलवाए गए। ये देखो कला एवं साहित्य क्षेत्र भी सही है। व्यापार में अभूतपूर्व प्रगति के कारण, व्यापार में अभूतपूर्व, हाँ तो कला क्षेत्र में तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन क्या होगा? ये ऑप्शन बी ही सही होगा। कला एवं साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण, आपको बहुत पहले ही बताए थे, गुप्त काल को ही कहा जाता है क्या? स्वर्णकाल कहा गया। कला एवं साहित्य के क्षेत्र का क्या? स्वर्णकाल कहा गया। ठीक है ना? तो इसी वजह से क्या हुआ है, इसे कहा गया क्लासिकल युग। हाँ चले थे, लेकिन अब देखिए यहाँ क्या है, साहित्य कला और साहित्य के क्षेत्र के कारण ही एक विशेष इसको हाँ स्वर्णकाल कहा गया। समझ रहे हैं ना? क्लासिकल युग अगर कह रहा तो आपसे, तो यही कारण है, कला एवं साहित्य के क्षेत्र के कारण है। ठीक, अगला देख लीजिए, सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? अब इस एक प्रश्न और जानिएगा कि हर प्रश्न में आपका क्या होगा? गुप्त काल हो जाएगा। सारनाथ का जो धमेक स्तूप का निर्माण हुआ है वो किसके टाइम पे हुआ है? मौर्य काल, कुषाण काल, शुंग काल, या गुप्त काल? तो सही जवाब क्या है? गुप्त काल। गुप्त काल में ही ऑप्शन डी ही सही है। सारनाथ में क्या है? धमेक स्तूप का निर्माण किया गया। स्तूप का मतलब क्या? स्तूप क्या होता है?
बौद्ध धर्म में बनाया जाता है, कब्र के ऊपर बना होता है। ठीक, हाँ, उनके अस्थियों को वहां क्या किया गया है, हाँ, दफनाया जाता था। ठीक है, स्तूप बनाए जाते थे। तो उस वो धमेक वाला कहाँ बना है, सारनाथ में। और उस समय किसका था जब ये बना था, तो गुप्त वंश का। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था। देखो हम आपको बताए थे, सोने के सिक्के चले थे, चांदी के सिक्के चले थे, और किसके, तांबा के सिक्के चले। तो सोने वाले सिक्के को क्या कहा गया था, दिनार कहा गया। चांदी वाले सिक्के को क्या कहा गया, रूपक कहा गया। तांबा वाले को क्या कहा गया, मूषक कहा गया। ठीक है ना। तो ये तीनों सिक्कों का नाम भी आप जानिए, उसे क्या कहा जाता था, दिनार कहा जाता था। ठीक है ना। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है। ये देखिए, कुमार या संभव की रचना किसने की है, ये महाकाव्य है, इसके कवि कौन है, महाकवि कालिदास। कालिदास नवरत्न में से, ये भी क्या थे, नवरत्न में से एक रत्न थे। एक रत्न थे, किसके समय में, किसके दरबार में थे, दरबार किसका था, तो दरबार था गुप्तमही चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पर। ये क्या थे भाई, नवरत्न में से एक रत्न कौन थे, महाकवि कालिदास। इनकी रचना क्या है, कुमार संभव। ठीक है ना, कुमार संभव। और भी इनकी एक रचना है क्या, अभिज्ञान शकुंतलम, और भी क्या है, मेघदूतम, और रघुवंशम, और हाँ, ऋतुसंहार। ये सभी रचनाएं किसकी हैं, महाकवि कालिदास की हैं। इनके बारे में जानिए। कालिदास जी के बारे में हो सकता है आप लोग कुछ जानते हो या ना जानते हो, लेकिन कालिदास जी किसके पुजारी थे, माँ काली के पुजारी थे। बचपन में ही क्या हो गए थे, वो गिर पड़े थे ना एक बार, वो जीवा, आप विद्योत्मा था, धक्का दिया है जी। ये क्या हो गए थे, अ, महाकवि कालिदास जी के बारे में था। अगला है नगरों का कर्मिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। कर्मिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, गुप्त काल की, प्रतिहार काल की, राष्ट्रकूल या सातवाहन। ये पतन हो, पतन कह रहा है नगरों का क्या, पतन, कर्मिक पतन, हाँ, तो ये गुप्त काल से था। ठीक है ना, नगरों का जो कर्मिक पतन था वो किस काल से था, गुप्त काल से था। इस पे हम चर्चा करेंगे, आप दिक्कत ना लीजिएगा, ठीक है ना। ये क्या है, इसके बारे में और ज्यादा आपको बता देंगे। ठीक, आगे चलें, अगला देख लीजिए, किस वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे, हाँ ये जानिए, किस में दिए थे, सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को दान मिला था। ये नोट कर लीजिए, जहां आपने पढ़ा था वो गुप्त काल ही था, वो क्या था, गुप्त काल ही था। ठीक है ना, गुप्त वंश ही है। ठीक, ऑप्शन यही सही है। इसमें क्या हुआ था, शासकों ने मंदिरों, मंदिर तो बना ही है, आपको पता, दशावतार का मंदिर, और वो लक्ष्मण मंदिर, ठीक है ना, अभिलेखों, मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। अनुदान का मतलब क्या होता है, दान दे दिए थे भाई, गांव दिए थे, गांव पहले दान दे दिया जाता था ब्राह्मणों को बसने के लिए, और मंदिर का तो अनुदान दिए ही थे वहां पूजा पाठ के लिए। तो ये कब हुआ था, गुप्त काल में ही। ये भी आप जानते रहिए, ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा अधिक ग्राम और अनुदान, ग्राम अनुदान दिया गया था, किसमें, गुप्त काल। ठीक है, आगे चले, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा दिल्ली के महरौली स्थित स्थित महरौली में स्थित है, कुछ 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 स्थित है भाई, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ये भी जानिए, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में, प्रांगण का मतलब उसके क्या, कैंपस में, उसके क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है। लोहे का एक क्या बनाया गया, अभिलेख बनाया गया है। ठीक है ना, लोहे का स्तंभ बनाया गया है, लौह स्तंभ है। वो कह रहा है वो किसकी स्मृति, मतलब यादगार में है। यही तो बात है, बताइए भाई किसके, चंद्रगुप्त, अशोक के,
अशोक ने अपना शिलालेख लिखवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हर्ष के नहीं। अनंगपाल पढ़े हो आप? नहीं। तो मेहरौली का संबंध किससे था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से था। अब लेकिन एक बात है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ये दिल्ली में ही स्थित है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक। बहुत बढ़िया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। जब आप पढ़ेंगे क्या, जब आप पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत काल, जब आप पढ़ेंगे इतिहास में दिल्ली सल्तनत काल, और इस दिल्ली सल्तनत काल में आप पढ़ेंगे एक वंश, उसका नाम क्या है? गुलाम वंश। इसी वंश का जो क्या है, शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो संस्थापक है, इसी के द्वारा एक मस्जिद का निर्माण करवाया गया है दिल्ली में, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, यही कुतुबुद्दीन ऐबक है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहां स्थित है? 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। अजमेर कहाँ है, किस राज्य में है? राजस्थान में है। वो 2.5 दिन वहां रुका था। 2.5 दिन का मतलब 2 दिन और एक आधा दिन, स्मरण वहीं रुका था। वो संस्कृत महाविद्यालय था, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा बनवाया गया एक संस्कृत महाविद्यालय था। वो उस टाइम वहां रुका और उसने क्या करवाया, उस संस्कृत महाविद्यालय को ध्वस्त करवाया, ऊपर का हिस्सा कटवाया तोड़वाया और मस्जिद नुमा उसे बनवाया, और नाम रखा 2.5 दिन का झोपड़ा। समझ रहे हैं ना? ऐसा ही कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक कौन है? इसमें एक नायक और नायिका का वर्णन है, ठीक है ना? पुष्पमित्र शुंग, गौतमीपुत्र सतकर्णी, चंद्रगुप्त द्वितीय, वो कौन है? अग्निमित्र। अग्निमित्र इस नाटक का क्या है? नायक है। नाटक में आप जानते हैं वो उसमें नायक नायिका और ये विलेन उलेन सबका रोल होता है। वहीं से उसी से प्रेरित होकर के मूवी बनती है। जो भी मूवी बनाई जाती है वो नाटक पर ही, बहुत सारे नाटकों पर ही आधारित क्या मूवियां बनती, ठीक है ना? चले भाई, चेतन भगत को आप जानते हैं? चेतन भगत राइटर, उनकी किताब है हाफ गर्लफ्रेंड, उसी पर देखिए एक मूवी बनी थी, उसी किताब पर। समझ रहे हैं ना? तो किसी न किसी नाटक पर, कोई न कोई सत्य घटना पर आधारित ऐसे ही पर क्या बनाई जाती है? मूवी बनाई जाती है, ठीक है ना? समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में मिलता है? बताइए। समुद्रगुप्त की, अच्छा, समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। नेपोलियन क्यों कहा जाता है भाई? हाँ, अधिकांशता क्षेत्रों पर उसने क्या कर लिया था? अधिकार किया था, विजित किया था, जीत लिया था। तो भाई जीता अपने ऊपर जीतेगा, सैनिकों के ही कारण तो जीतता है। तो वही कह रहा सैनिक उपलब्धियां इनके कारण ही, इसका कह रहा किसमें? तो अगर समुद्रगुप्त की बात आती है, अगर किसी कहीं प्रशंसा की बात होगी तो वो कौन सा होगा? प्रयाग प्रशस्ति लेख, जो प्रयागराज में स्थित है। हमने बताया था प्रयाग प्रशस्ति लेख में 3 लोगों का लिखा गया है ना? समुद्रगुप्त, अकबर और किसका? अशोक का, है ना? तो इसमें कितने लोगों का वर्णन किया गया है? और ये जो दरबारी कवि इसका हरिसेन है, उसने क्या करवाया है? किस किस भाषा में लिखा है? संस्कृत भाषा में। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों के स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? स्त्रियां पुरुषों के बराबर थी, वो कौन सा काल था? पहले ऐसा नहीं था। आप देखेंगे पित्त सत्तात्मक हुआ करता था। कभी कभी आप पढ़ेंगे, जब आप पढ़े थे वो कौन सी युगीन सभ्यता, ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता, तो कई जगह देखिए समाज पितृ सत्तात्मक था। वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे तो कहीं मातृ सत्तात्मक था, तो मतलब माता सर्वे सर्वा होती थी, घर का डिसीजन लेने का निर्णय जो भी लेना है वो माता लेती थी। लेकिन जो पितृ सत्तात्मक होता था वो क्या होता था? कहीं यज्ञ में महिलाओं को साथ नहीं, अधिकार ही नहीं था बैठने का, मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं था। तो ऐसे बहुत सारी जो है वो पढ़ेंगे आप घटनाएं। तो यहाँ कह रहा किस काल में, ये पूछ रहा आपसे, गुप्त काल में, मौर्य काल में? हाँ, मौर्य काल में ही था। मौर्य काल में अगर ऐसा यहाँ हुआ होता गुप्त काल में, तो हम आपको बताए होते कि स्त्रियों का
स्त्रियों की और पुरुषों की बराबरी थी, नहीं, वो मौर्य काल में थी। मौर्य काल में स्त्रियां स्त्रियां और पुरुष दोनों बराबरी में थे। आज के टाइम पे क्या है भाई? आज का समय क्या है? हम्म? आज बराबरी है कि नहीं है? स्त्रियां पुरुषों के बराबर है कि नहीं है? पूरा अधिकार है कि नहीं? और इस समय जो अधिकार मिला है, पहले पढ़ने का अधिकार नहीं था स्त्री महिलाओं को, तो उसको ये अधिकार किसने दिलवाया? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। हम आप हमेशा कहते हैं पूजनीय व्यक्ति हैं। पूजनीय का मतलब होता है, अभी जरूरी नहीं कि आप उनकी मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करने लगो, नहीं, उनके विचारों को फॉलो करो। उनके विचारों को आप क्या करिए? फॉलो करिए। उनके विचारों से आप प्रेरित रहिए और उनको उनके लिए हमेशा अपने दिल में क्या रखिए? जगह रखिए कि ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या है? पूजनीय व्यक्ति हैं। महिलाओं को उन्होंने क्या दिलाया? पढ़ने का अधिकार। आप नौकरी करेंगी, नौकरी के दौरान देखिए, जब भी प्रसूति जो अवकाश मिलता है ना, तो वो अवकाश दिलाने का काम किसने करवाया? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की ही देन है कि महिलाएं अगर काम काज कर रही हैं, अगर हाँ प्रसूति अगर जो है इनको अवकाश चाहिए, तो ये किसने दिलवाया है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बहुत ऐसे काम हैं, ठीक है ना, लोग नहीं समझते हैं। ओबीसी, एससी, एसटी, इन लोगों के लिए, सबके लिए उन्होंने काम किया है, सारे समाज के हितों में काम किया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है ना। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? उस किसके समय में हूणों का आक्रमण हुआ था? तो हूणों का आक्रमण क्या हुआ था, किसके समय में? गुप्त वंश के। किसके काल में हुआ था? गुप्त काल में हुआ था, ठीक है ना। ये गुप्त काल में, पहले संविधान नहीं था तो सब मुजवानी जो जो कह देता था व्यक्ति, होते नहीं श्रेष्ठ व्यक्ति जिनको मान लिया गया था, तो जो बता देते थे वही माना जाता था कि फलाने ने कहा है ऐसा होना चाहिए। आपने सुना होगा ना। अब आपको एक कहानी आपको बता दें कि हमारे यहाँ पंडित जी भागवत कथा कहने आए थे, तो उन्हीं के द्वारा, ये उन्हीं के मुख से ये कथा कही, मतलब ये कहानी बताई गई थी। कहानी ऐसी थी कि गांव के 3-4 बच्चे, 4-5 बच्चे खेल रहे थे। खेल खेल में गधा, जानते हैं ना, हम आपसे कहते नहीं गधा कहीं का, तो गधा जानते हैं, गधा जिसे बोलते हैं, उसको खेल खेल में क्या कर दिए? मार दिए, वो मर गया। भाई उसकी मौत रही होगी, मर गया। जब मर गया, तो अब ये हुई कि भाई घर वालों के पास ये बात पहुंची कि भाई गधा मार दिए हैं। 4-5 बच्चे थे। जब 4-5 बच्चे थे, तो सभी लोग जो श्रेष्ठ व्यक्ति थे, पंडित जी ही थे, तो उनके पास गए, कहे बाबा ऐसा है, हमारे बच्चों ने गधा मार दिया है। तो बाबा बिल्कुल एकदम आ गए अग्रेसिव मूड में। उन्होंने कहा कि भाई अगर आपके बच्चों ने गधा मारा है तो पाप चढ़ेगा, पाप चढ़ेगा, नरक जाएंगे आपके बच्चे। और नरक में अलग अलग तरीके का क्या है? अलग अलग तरीके का दंड प्रावधान है। कहीं कहीं फ्राई किया जाएगा किसी किसी को तेल में, जो ज्यादा मारा होगा, और किसी को जो है सांप बिच्छू डंक डंक मारेंगे, वो काटेंगे, समझ रहे हैं ना। तो ऐसा होगा, तो तब लोग घबरा गए, पूछे भाई अगर अगर ऐसा है तो फिर इसका निदान क्या है? तो पंडित बाबा ने कहा इसमें बहुत खर्चा आएगा, लाखों रुपया लगेंगे, दान करना होगा, और क्या होगा, गांव समाज के लोगों को खिलाना होगा, ब्राह्मणों को बुलाइए, सबको खिलाइए। तो ये सब बात जब हो ही रही थी, तभी पीछे भाई 3-4 लोग थे ना, तो एक एक लोग बताएं, कहे पंडित बाबा उस 5 लड़कों में मारने वाले में आपका लड़का संतोष भी रहे। तो पंडित बाबा कहे अच्छा ऐसी बात है, तो कहे जहां रहा संतोष, हुआ कौनो नायना दोष। तो गधा मरले कौनो दोष ना, जहां रहिए हमरे संतोष, गधा मरले कौनो दोष ना। जब अपने ऊपर बात आती है तो लोग क्या करते हैं? बहाना निकाल लेते हैं, ठीक ना, बहाना। हाँ, सारा नियम कानून भूल जाते हैं। तो ये पहले ऐसे हुआ करता था कि लोग पूछते थे, लेकिन संविधान आया, धीरे धीरे उसमें सारी बातों का प्रावधान है। फिलहाल इस कहानी का जो उद्देश्य है, किसी व्यक्ति विशेष के धर्म या किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचाना नहीं, मात्र और मात्र आप लोगों को एक तरीके से क्लास में आप लोगों का मन बना रहे, उसके लिए ये बताएं। हाँ, जब बात अपने पे आती है तो लोग क्या करते हैं? उसका एक अन्य विकल्प ढूंढ लेते हैं। अभी देखिए, वही वही बाबा जो बता रहे थे कि लाखों का खर्चा आएगा, उन्होंने कह दिया कि नहीं, कि जब 3-4 लड़कियां में रहा संतोष, तो गधा मरले से कौनो ना दोष। समझ रहे हैं ना। हाँ, तो निम्नलिखित में से
कौन सा, अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है? अभी हम लोगों ने जिक्र किया है तो आप जानते होंगे, जानकी हरण लिखा है, माल विकान मित्रम अभी हमने बताया, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमार्षियम, विक्रमार्षियम या जानकी हरण। इन्हीं देखो, ऑप्शन बी और किसमें, सॉरी ऑप्शन सी और डी में ही कंफ्यूजन है, तो क्या कौन सा सही है? ये जानकी हरण का रचना किसने नहीं किया है? कालिदास जी ने। इनकी रचना नहीं की गई, कालिदास जी के द्वारा नहीं लिखा गया है, इसीलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मैथ की क्लास चलने वाली होगी तो अगली अभी 5-6 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी जल्दी हम लोग कर लेते हैं। अजंता गुफाओं जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहां स्थित हैं? मतलब अजंता की जैसी गुफाएं कहां मध्य प्रदेश में कहां स्थित है? तो ये कहां है? बाघ या थार में। जैसे अजंता की गुफाएं हैं वैसे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में मतलब अजंता गुफाओं जैसी गुफाएं, वहां भी गुफाएं हैं मध्य प्रदेश में। वो जगह कौन सी है? बाघ या थार, जो कि कहां है? मध्य प्रदेश। ठीक है ना? गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? कब से कब तक शासन हुआ है गुप्त वंश में, ये आपको बताना है। उसके जैसी, जैसी, ठीक है, तो यहां कहीं ऑप्शन भी नहीं, औरंगाबाद में। ठीक है, अब फिलहाल अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश किस अवधि में, कब से कब तक चला? गुप्त काल 319 से शुरू हुआ है। जब कौन? चंद्रगुप्त प्रथम शासक बना, जब गुप्त संवत की शुरुआत हुई, तब से कब तक? 500 ईस्वी तक। ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही है, मौर्य ने बिल्कुल सही बताया है। लेकिन अभी ये सोच रहे थे कि हमने सही बताया कि नहीं, क्योंकि कोई रिएक्शन हमारी तरफ से नहीं आया था ना, लेकिन सही, कॉन्फिडेंस नहीं था आपको, ऐसा लग रहा था। अगला क्वेश्चन बताइए, बाल विवाह की प्रथा किस काल में प्रारंभ हुई? बाल विवाह की प्रथा, ये क्या सही था? बाल विवाह हम आपको बता चुके, बाल विवाह सही नहीं है, समझ रहे हैं ना? उसका कई कई कारण है। बाल विवाह प्रथा की जो शुरुआत हुई है, आप नोट भी कर लीजिए, वो गुप्त काल से शुरू हुआ। किस काल से शुरू हुआ है? गुप्त काल से। ठीक है ना? गुप्त काल से शुरुआत हुई थी बाल विवाह की। बच्चे छोटे ही रहते थे तब ब्याह हो जाता था। दादी हमारे बताती, कंधे बैठा के ब्याह कर देते थे, हाफ पैंट पहना है ब्याह हो गए। आज के टाइम पे 30-30, 40-40 हजार रुपए क्या लगता है? शेरवानी, समझ रहे ना? शेरवानी की जरूरत पड़ती है, लहंगा की जरूरत पड़ती है। उस टाइम पे क्या कंधे बैठा के ब्याह हो गया? हाँ हाँ, कुर्ता, अरे कुर्ता ही उस समय प्रचलन में था भाई। तो अभी समाज बहुत आगे बढ़ गया। पहले का टाइम क्या था? अब आप उसको आज से कंपेयर कर रहे हो कि भाई अगर कोई ऐसे पहने रहा होगा तो कैसे लग रहा होगा। समझ रहे ना? शेरवानी नहीं पहने रहा होगा तो कैसे लग रहा होगा। या आज आप देख रहे हो, एक समय था क्या, एक समय था कि लोगों को जब भी कहीं कोई निमंत्रण मिलता था तो नीचे पंगत लगती थी ना, पंक्ति, उस पर बिठा बिठा करके भोजन कराया जाता था, मैट पे, वही चटाई पे बिठा करके। आज का समय क्या है? आप खड़े खड़े भोजन करेंगे, ऐसे खड़े रहेंगे हैं, और आप बफर सिस्टम लगा है, आप ऐसे खा रहे, छोटे बच्चे आपके नीचे से गुजर रहे हैं अपना लेकर के, समझ रहे कि नहीं? हाँ, तो वो प्रचलन है। उस समय पहले साफ किया जाता था, उस जो भी जिस जहां पे भोजन कराया जा रहा पहले वहां साफ होता था, फिर लोग बैठते थे। आज के समय में ऐसा कुछ नहीं है, साफ होने ही नहीं देंगे तभी बैठ जाएंगे, ऐसे लगे खाने की नहीं मिला है। और जब वहां बैठते थे साफ होता था, पानी छिड़का जाता था तो मिट्टी की एक अलग खुशबू आती थी, एक अलग महक आती थी। आज के समय में ऐसा कुछ नहीं है, सब चाहे जिस खेत में चाहे जहां लगा दिया गया, मैट बिछा दिया गया, सब हरा हरा है। समझ रहे हैं ना? समाज समाज बहुत बदल गया है। ये बाल विवाह कहां से शुरू हुआ था? गुप्त वंश से। अंग्रेज ना आए होते तो बाल बाल विवाह, सती प्रथा, इन सब चीजों का अंत ना होता। अंग्रेज आए, बहुत सारी चीजों का सुधार हुआ। सोने के सर्वाधिक सिक्के किसके काल में? अभी अभी आप लोग बता रहे थे, किसके काल में भाई? गुप्त काल में। शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण के टाइम पे, ये कुषाण है। लेकिन ज्यादा सोने के सिक्के कब चले? गुप्त काल में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, समझ रहे हैं ना? अच्छा, सोने के सिक्कों को क्या कहा गया था, आपको पता है? यूरोपीय भाषा में अनुदित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन था? देखिए, यूरोपीय भाषा में उसका अनुवाद किया गया है, वो पहला भारतीय ग्रंथ कौन था? इन चार विकल्प में से एक है, कह रहे काम सूत्र है, कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम या भगवत गीता। तो जो ऑप्शन, हाँ क्या है भाई?
ऑप्शन बी सही है। अभिज्ञान शकुंतलम को यूरोपीय भाषा में, ये पहला ग्रंथ है, भारतीय पहला ग्रंथ है, प्रथम ग्रंथ है जिसे यूरोपीय भाषा में क्या कर दिया गया, अनुवादित किया गया है। तो अनुवाद किया गया है, ये पॉइंट अगर ये क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। बाकी जो आपको आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हैं ना। आगे चले, अगले क्वेश्चन पे चले। हो सकता है इसके बाद एक क्वेश्चन हो यही, या एक आध और होंगे। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहां मिलता है? ये आपको बता चुके हैं कि कहां मिलता है, एरण अभिलेख में। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो भानुगुप्त, गुप्त वंश का एक शासक था जिसका नाम क्या था, भानुगुप्त। इसी भानुगुप्त का एक सैनिक था, मित्र था, जिसका नाम क्या था, क्या नाम था, गोपराज। इसी की मृत्यु हुई थी, गोपराज की। इसी की, गोपराज की मृत्यु हो गई थी और इसी की पत्नी ही सती होने वाली पहली भारतीय महिला है। वही सबसे पहले सती हुई थी, गोपराज की। ठीक, अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाइए, मतलब पहले कौन आया, बाद में फिर कौन आया, उसके बाद उसके बाद उसके बाद। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, बिल्कुल सही। इसके बाद कौन आए, समुद्रगुप्त। उसके बाद है चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बाद कुमारगुप्त, उसके बाद स्कंदगुप्त। तो ये तो क्रम सही, लेकिन यहां आपको बताना है कि पहले पहले का पहला किसमें है। हाँ, ऑप्शन डी। यहां 1 2 3 4 5, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही। समझ पा रहे हैं? वो ऑप्शनवा पूछ रहा है कि क्रम में लगाइए, तो ये क्रम से पहले ही लगा है, जिसमें 1 2 3 4 5 है, वही क्या हो गया, सही है। बात समझ रहे हैं ना। ये आगे पीछे होता तो हो सकता था। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहां से प्राप्त हुआ है? बयाना से। कितनी बार बताएं आपको, बयाना कहीं है कि नहीं है, यही है ना, बताए थे कि नहीं, बताए थे ना, बयाना भरतपुर में सबसे ज्यादा सिक्कों का ढेर मिला है, यहाँ ज्यादा सिक्के मिले हैं बयाना में। ठीक है, आगे चलें जी। अगला क्वेश्चन देखिए, और सॉरी आज का यहीं तक था, क्वेश्चन के साथ का जो सफर जो साथ था वो यहीं तक था। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका आभार। और भी क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है ना, इसके अलावा भी। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे ये आप हमको बताइए, हैं। अगर मान लीजिए थोड़े बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप बिल्कुल जो आप पढ़े होंगे वही नहीं मिलेगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनसे भी जो क्वेश्चन मिलते हैं